जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज मेरी क्लास में। आज आप प्राचीन भारत का इतिहास क्लास 2 देखेंगे और फर्स्ट क्लास हो चुकी है। इसमें हम अध्ययन करेंगे क्लास 2, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बीते हुए युगों की घटनाओं के संदर्भ में जानकारी देने वाले जो भी स्रोत हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में जो पुरातात्विक स्रोत हैं अधिक प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत हैं वो बदले जा सकते हैं, जबकि जैसे कोई बिल्डिंग है तो वो बीच में नहीं बदली जा सकती। इसलिए कहा गया है जो भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक व विश्वसनीय माने गए हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो ये पुराण नहीं माने जाते हैं, जबकि संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो ये किस में दावा किया गया है? तो ये महाभारत में दावा किया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये किससे संबंधित है? आप देख सकते हैं कि एसएससी 2002 में पूछा गया, आरआरबी 2005 में पूछा गया और राजस्थान लोक सेवा आयोग 2012 में पूछा गया है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये उसका एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये भी आरआरबी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्ह, जो मिलिंद के प्रश्न हैं, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद के रूप में जाना जाता है? तो ये और कौन है राजा मिलिंद और उनके साथ में? तो नागसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से इसमें अर्थशास्त्र नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर नहीं होता, क्योंकि इसमें राजनीतिक नीतियों के विषय में बताया गया है, जबकि अर्थशास्त्र जैसे कि इकोनॉमिक रूप से एक पुस्तक के रूप में संदर्भित किया गया है। तो बिल्कुल इसके नाम से अलग उत्तर है राजनीतिक, क्योंकि ये जो भी उस समय राजा थे उसके विषय में नीतियों के बारे में ये पुस्तक बताई गई है। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है और जो ये राजतरंगड़ी है ये जम्मू कश्मीर के विषय में विशेष जानकारी देती है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और अगला प्रश्न है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम उस जो नाटक का नायक कौन है? तो ये अग्निमित्र है। लेकिन एसएससी जीडी में पीसीएस में पूछा गया है ये प्रश्न, यूपी पीसीएस में, जबकि आपको नॉर्मली रूप से ये जरूर याद रखना है कि जो मालविकाग्निमित्र पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कालिदास हैं। अगला प्रश्न है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो विक्रमांक चरित्र के रचनाकार जो हैं ये हैं बिल्हड़। और अगला प्रश्न है कि चंद्रवरदाई द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो है। ये प्रश्न बेशक कठिन हो सकते हैं, जब एक दो बार आप लगातार रिवाइज करेंगे तो ये आपको खुद ही बहुत लगेंगे कि बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो याद रखिए कि ये प्रश्न से ही लग रहा है, क्योंकि जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस नहीं संबंधित है, शेष सभी उनके साथ में आए हुए थे। अगला है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले दौरा किया था। ऐसे अगर प्रश्न आते हैं, देखिए एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है, और ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाता है जैसा कि 19वां प्रश्न है, इसमें आपको ये देखना होता है कि जो ऑप्शन दिए हों उनमें से देखा जाता है सबसे पहले कौन आया है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिया का जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है? तो इसे स्ट्रैबो ने लिखा है, स्ट्रैबो ने। अगला प्रश्न है कि प्लिनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो प्लिनी द्वारा नेचुरलिस हिस्टोरिका लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रचनाकार कौन है? तो इनके विषय में कोई भी रचनाकार नहीं माने गए हैं, क्योंकि ये खुद एक किताब तो मिल गई है लेकिन इनके अब तक अज्ञात ही रहे हैं, तो इसमें किसी का रचनाकार नहीं, जबकि इसे दिखाया गया अज्ञातनामा। कोई यूनानी लेखक थे और कौन थे इसके विषय में अभी भी जानकारी नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है कि फाहियान कहाँ का रहने वाला था? तो ये चीन का रहने वाला था। अगला है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री आया था? तो होइनसोंग आया था। तो यहाँ दो प्रश्न है। नंबर 1 की ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री आया था? तो होइनसोंग आया था। और इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि होइनसोंग कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो रूहमा कहकर किसको संबोधित किया था? तो पाल को कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये गजनवी के शासनकाल में था। और याद रखिए कि अल बरूनी जो था एक अच्छा, ये धर्म से तो मुस्लिम था, लेकिन ये एक अच्छा संस्कृत का ज्ञाता, कई भाषाओं का विद्वान था। अगला प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किसके समय आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन कर लेंगे तो और जल्दी याद होंगे। तो इसका सही उत्तर है देवराज द्वितीय। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये फैक्चुअल प्रश्न है, उनको हमको याद रखना बहुत अनिवार्य है, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज करता था वो कौन था? तो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ था तो वो कौन थे? तो नंबर 1 थे दयाराम साहनी और नंबर 2 थे राखालदास बनर्जी। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये जॉन मार्शल थे, याद रखिएगा, जॉन मार्शल। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स जो था वो किससे संबंधित था? तो ये सिक्कों और धातुओं के अध्ययन से रिलेटेड था। अगला प्रश्न है कि एशिया माइनर स्थित जो बोगाज-कोई का महत्व किस लिए है? तो ये जो एक अभिलेख मिला हुआ है, जो एक साक्ष्य मिला है बोगाज-कोई, तो यहाँ ये दिखाया गया कि वहाँ से एक अभिलेख जो प्राप्त हुआ उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? जेम्स प्रिंसप था। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला है कि कहाँ से अशोक के जो दो भाषाई मतलब जो दो भाषा के जो अभिलेख थे जिसमें ग्रीक और आरमाइक भाषा कंबाइंड थी वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कांधार से प्राप्त हुए हैं और कांधार में वो स्थान है सर-ए-कुना। अगला प्रश्न है कि अशोक के जो मानसहेरा अभिलेख पाकिस्तान से मिला है, उसके अलावा एक शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से जो अभिलेख मिले हैं इसमें इनकी कौन सी लिपि प्रयोग की गई थी? तो ये खरोष्टी लिपि प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो याद रखिए जैसे आप अभी ABCD या फिर छोटा बड़ा लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं तो उसमें आप बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ते हैं, सेम इसके अपोजिट ये भाषा लिखी जाती थी जो खरोष्टी बोली जाती थी। अगला है हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है यह किससे संबंधित है? तो ये वासुदेव से संबंधित है, वासुदेव एक देवता थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो लंबा अभिलेख जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो वो शक क्षत्रप जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये तो रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन किया गया है किस अभिलेख में किया गया है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है जो वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो हरिशेर किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिशेर सीधे ये भी पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिशेर था। दूसरा प्रश्न ये सीधे पूछा जा सकता है कि हरिशेर किसका दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने जितनी भी युद्ध लड़े वो किसी भी युद्ध को हारा नहीं था। अगला प्रश्न है महारौली जो दिल्ली में है वहाँ एक लौह स्तंभ मिला हुआ है, वह किस सदी का बना हुआ है? क्योंकि ये विशेषता यहाँ वहाँ की ये है कि ये अब तक उसमें जंग नहीं लगी हुई है। तो ये चौथी सदी ईस्वी का है, मतलब जो चौथी शताब्दी का है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के महारौली के कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ, यही जो ऊपर प्रश्न पढ़ाए हैं 52 नंबर, उसी का है ये। तो इसमें यह कहा गया है जो वहाँ का उसमें नाम जिस राजा का उल्लेखित किया गया है उसका क्या नाम है? चंद्र। क्या नाम है? चंद्र। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये एरड़ अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न है कि ऐहोल अभिलेख का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का था। अगला प्रश्न है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि
अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये राजराजा प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये उत्तर मेरूर के अभिलेख में मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो जो सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है वो कौन थी? तो आहत सिक्के थे प्राचीनतम मुद्रा। याद रखिएगा, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अधिकतर वो प्रश्न हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं, जो बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, छोटी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा रिवाइज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मतलब जो सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो बैक्ट्रियन द्वारा चलाए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सोने के सर्वाधिक जो शुद्ध सिक्के जारी किए थे, कहने का मतलब जो सोने के सिक्के बने थे और बहुत ही शुद्ध क्वालिटी के थे, वो किसने शुरू किए थे? तो वो कुषाण लोगों ने शुरू किए थे। अगला है, सातवाहनों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो सिक्के कौन थे? तो सीसा के सिक्के थे। याद रखिएगा, सातवाहन सिक्का एक ही अक्षर मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं चलाई थी? वो कौन थे? तो वो कुषाण शासक थे। अगला प्रश्न है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस युग में जारी किए गए थे? तो ये युग अगर या काल देखें तो ये गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला है कि किस स्थल से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये अरिकमेडु से या अरिकामेडु से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र, कहने का मतलब वहाँ गुफाएं, भीमबेटका जो स्थान है मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है और ये मध्य प्रदेश में है। वहाँ गुफाओं के अंदर चित्र बन पाए गए हैं, उसी को बताया गया है कि गुफाओं के शैलचित्र। शैल माने पत्थर होता है, चित्र मीन्स चित्र। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो ये वो स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है और यहाँ से एक करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर ही घोषित किया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लिनी की मूल कृति जो नेचुरल हिस्ट्री है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि चचनामा, जो चचनामा सिंध का इतिहास है, एक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध लोगों का था, मागध। अगला है कि चीनी यात्री जो संयुगन भारत में आया था वो कब आया था? तो 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी के मध्य आया था। तो ये थोड़ा हाई क्वालिटी का प्रश्न आ जाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं, जो एसएससी जीडी में बैठेंगे या वनडे एग्जाम में बैठेंगे, वो इतना हार्ड नहीं उनमें पूछा जाएगा डीपली। लेकिन अब आप देख रहे हैं, जब रिवाइज कर लेंगे तो प्रश्न जब आएगा तो आपको स्वतः उसी समय याद हो जाएगा कि मैंने ये प्रश्न रिवाइज किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि रबतक अभिलेख किससे संबंधित है? तो रबतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था और हेरोडोटस जानते हो कि भारत का जो इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला है, किसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया था? तो जो जेम्स प्रिंसप थे उन्होंने उद्वाचित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो ये प्रश्न दोबारा हो गया है। इससे पहले अभी मैंने पढ़ाया था कि ये खरोष्ठी लिपि है जो दाएं से बाएं के बजाय बाएं से दाहिने से बाएं ओर पढ़ी जाती है या लिखी जाती है। तो आज के लिए 80 प्रश्न हैं और इनको आप उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते ही जल्दी। जय हिंद।